Welcome to Easy Engineering. तो जो भी मेरा यहाँ पर ई वेक्टर है उसको मैंने क्या करा, रियल पार्ट ऑफ ई नॉट ई टू द पावर आई ओमेगा टी। तो इसके अंदर मैंने क्या करा कि यहाँ पर मैंने कॉस ओमेगा टी की जगह जैसे कि ये कॉस थीटा होता है, जैसे कि यूलर्स आइडेंटिटी के अंदर कॉस थीटा रियल पार्ट है इसका, इसके अंदर अगर मैं इसको और लिखूं तो जो जो रियल पार्ट है ना ई टू द पावर आयोटा थीटा का, वो मेरा किसके इक्वल है, कॉस थीटा के इक्वल है। तो मैंने इसके अंदर वही चीज़ लगाई अपनी कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कॉस ओमेगा टी क्या है, रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आयोटा थीटा की जगह यहाँ ओमेगा टी लिख देंगे। ठीक है, इस स्टेप के अंदर रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। फिर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली। तो डेल ई बाई डेल टी करा हमने, ई नॉट ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी, ई टू द पावर एक्स क्या हमें ई टू द पावर एक्स होता है, और फिर एक्स का फिर हम उसे फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आयोटा ओमेगा आ जाएगा। तो फिर अब हम इसके अंदर देखेंगे जो डेल ई बाई डेल टी है वो ये है। तो अब हमने क्या करा, ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी और ई नॉट किसके इक्वल था, हमारा ई वेक्टर के, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कंसिडर कर रखे हैं, रियल पार्ट। तो हमने क्या करा, रियल पार्ट इसको इसके इक्वल पुट कर दिया, तो ये आयोटा ओमेगा ई वेक्टर आ गया। तो ये क्या हो गया, ई वेक्टर से ऐसे यूँ हमने इसको कैंसिल कर दिया, और जो हमारा डेल डी बाई डेल टी का वैल्यू क्या आ गया, आयोटा ओमेगा। तो जब भी मेरी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हार्मोनिकली वेरी करेगी तो मेरी मैक्सवेल्स की इक्वेशंस भी चेंज हो जाएंगी। तो जो हमने ये वाली इक्वेशंस पढ़ी थी ये मेरा सिंपल था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर का वैल्यू ई था और यहाँ बी वेक्टर का वैल्यू बी था, कोई वेरिएशन नहीं था। यहाँ पर मेरा ई वेक्टर इज इक्वल टू नॉट कॉस ओमेगा टी, मतलब ये हार्मोनिकली वेरी कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ डेल डी बाई डेल टी को आयोटा ओमेगा से यूँ करा। तो अब जहाँ पर भी मैक्सवेल्स इक्वेशंस के अंदर डेल डी बाय डेल टी है वहाँ बस हम आयोटा ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारी न्यू मैक्सवेल्स इक्वेशंस आ जाएंगी जब हमारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हार्मोनिकली वेरी कर रही है। तो अब डेल डी बाय डेल टी का यहाँ तो कोई रोल था ही नहीं, तो ये गॉस लॉ सेम रहेगा, यहाँ पर था तो ये डेल डी बी बाय डेल टी था तो यहाँ माइनस आयोटा ओमेगा, और डेल डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का था तो यह आयोटा ओमेगा आ गया। तो ये क्वेश्चन हमने ऐसे यूँ सॉल्व कर लिया। तो अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है पॉइंटिंग थ्योरम पर। तो पॉइंटिंग थ्योरम भी पूछी जाती है एग्ज़ाम्स के अंदर। तो इसके अंदर क्वेश्चन की फॉर्म में हम देखते हैं कि स्टेट पॉइंटिंग थ्योरम एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन एंड हेंस गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो एक एनर्जी कैरी करता है। तो जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सरफेस से पास होता है एक यूनिट एरिया की, सो एनर्जी हमारा ट्रांसफ़र होता है सोर्स टू रिसीवर में। तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो वो हमारा पावर कॉन्स्टिट्यूट्स, मतलब एक पॉइंटिंग वेक्टर कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो यहाँ पर पावर और पॉइंटिंग वेक्टर उसका एक ही मतलब है। तो पॉइंटिंग थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल पावर फ्लोइंग आउट फ्रॉम अ गिवन वॉल्यूम, जितने भी पावर फ्लो कर रही हो क्योंकि उसकी वैल्यू इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड विद इन द वॉल्यूम। मतलब जितना भी ये बॉडी पावर फ्लो आउट करवाएगा, एमिट करेगा, वो किसके इक्वल होगी, जो ये बॉडी एनर्जी स्टोर करेगी, अपनी बॉडी स्टोर एनर्जी करेगी अपने अंदर विद इन द गिवन वॉल्यूम, जो ये एनर्जी स्टोर करेगी वो उसके इक्वल होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड। जितना भी डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर होता रहेगा तो वही हमारा पावर होगा, क्योंकि जैसे कि ये बॉडी की जैसे कि ई एनर्जी है तो वो एमिट कर रहा है, जो डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड मतलब वही हमारा एमिट होता जा रहा है, तो उसे ही हम पावर कह देंगे। और यहाँ पर हम पावर, जो पॉइंटिंग थ्योरम में पावर को ही बताता है वॉल्यूम की,
जो जिसकी वैल्यू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड विद इन द वॉल्यूम। इस लाइन को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि टाइम रेट ऑफ इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड विद इन द गिवन वॉल्यूम। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका स्टेटमेंट हो गया। वैसे ही हमें जो हमारा इसका जो सिग्निफिकेंस है वो हमें बताता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो एनर्जी कैरी आउट करती हैं, और जो हमारा एनर्जी का ट्रांसफर है सोर्स टू रिसीवर होता है। तो जो पावर एमिट होती है इस प्रोसेस के अंदर वो पॉइंटिंग थ्योरम बताता है, और जो पावर एमिट होती है मतलब जो हमारा पॉइंटिंग वेक्टर है पी वो किसके इक्वल होता है, टू द टाइम रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड विद इन द गिवन वॉल्यूम। और उसका पॉइंटिंग थ्योरम का एक्सप्रेशन ये होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच माइनस डेल बाय डेल टी इंटीग्रेशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हाफ म्यू नॉट एच स्क्वायर माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो ई स्क्वायर डी वी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है एक्सप्रेशन है पॉइंट थ्योरम का। तो ये पूछ लेते हैं, तो ये हमें एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं कि उसकी स्टेटमेंट बताओ और उसका एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ। फिर अब इसका जो डेरिवेशन है वो देखते हैं अब। तो इसके डेरिवेशन के अंदर हम देखेंगे कि जो हम कंसिडर मैक्सवेल्स इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो जो हमने पहले इक्वेशंस करी थी, जो हमने यहाँ पर इक्वेशंस ये लिखी थी, तो इसके जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस हैं, जो कर्ल ऑफ ई है वो माइनस डेल पी बाय डेल टी, और बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया था बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच। तो यहाँ मैंने म्यू कांस्टेंट है बाहर ले लिया, डेल एच बाय डेल टी। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। तो कर्ल ऑफ एच यहाँ पर जे प्लस डेल टी बाय डेल टी। ये पीछे मैक्सवेल्स जो इक्वेशंस थी 1 और 2। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम दोनों जो इक्वेशन नंबर हमारा 1 था और इक्वेशन नंबर जो हमारा 2 था, दोनों के अंदर ही हम क्या करेंगे, ई से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, और एच से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो जो हमारा इक्वेशन नंबर जो 1 था उसके अंदर हमने इक्वेशन नंबर जो हमारा 1 था उसके अंदर हमने एच से मल्टीप्लाई करा बोथ साइड्स पे। तो एच डॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस, तो ये पहले म्यू डेल एच बाय डेल टी था, तो ये म्यू एच डेल बाय डेल टी डेल एच बाय डेल टी हो गया। और यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 था उसको हमने ई से मल्टीप्लाई करा, तो ये ई इंटू कर्ल ऑफ एच इज इक्वल्स टू ई डॉट जे वेक्टर प्लस एप्सिलॉन नॉट ई डेल ई बाय डेल टी। ये वाला स्टेप मेरा क्या था, एक्चुअली ये डेल डी था। डी मेरा क्या होता है, डी वेक्टर मैंने बहुत बार बता रखा है कि एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर होता है। तो एप्सिलॉन नॉट बाहर होके एप्सिलॉन नॉट ई डी बाय डी टी हो जाएगा। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 3 और 4 मार्क कर देंगे। अब हमें पता है जो भी हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी, जो पॉइंटिंग थ्योरम क्या हमारा स्टेट करता है, मैं दोबारा बताता हूँ कि टोटल पावर फ्लोइंग आउट फ्रॉम अ गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड विद इन द वॉल्यूम। तो जो मेरा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका अगर हम यहाँ देखेंगे, ये सरफेस इंटीग्रल होगा, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी जो उसका पावर है ये चीज़ उसको बताता है, क्योंकि जो मेरा पावर क्या है इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो क्या है, ई क्रॉस एच, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूट करता है पावर को। और यहाँ से हम ये देख सकते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर भी जो पॉइंटिंग वेक्टर को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं। तो इफ़ एनर्जी और ईएम वेव इज़ फ्लोइंग आउट, तो हमने पार्ट 1 के अंदर बताया था यहाँ पर जैसे कि ये जो फ्लोइंग आउट लिखा हुआ है,
तो यहाँ पर अब हम जो डाइवर्जेंस पढ़ा था, डाइवर्जेंस का मतलब क्या हो जाता है, जो आउटवर्ड फ्लो को डाइवर्ट इंडिकेट करता है डाइवर्जेंस, डाइवर्ज होना, आउटवर्ड फ्लो। तो जो मेरा एनर्जी है और ईएम वेव जो भी है वो मेरा फ्लोइंग आउट हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डाइवर्जेंस की को अप्लाई करता हूँ, ताकि जो मेरा जो फ्लोइंग आउट है एनर्जी उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डाइवर्जेंस के थ्रू। तो जो भी मेरा जो एनर्जी था जो फ्लो आउट हो रहा है उसके अंदर मैंने डाइवर्जेंस ई क्रॉस एच कर दिया। तो अब यहाँ पर मैंने पढ़ा था कि वो क्या होगा, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। तो ये जो मेरा पावर होगा वो जो फ्लो आउट हो रहा है, तो फ्लो आउट के लिए मैंने डाइवर्जेंस करा, और जो मेरा पावर होगा जो पॉइंटिंग थ्योरम स्टेट करता है वो क्या होता है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी। तो जैसे कि एनर्जी स्टोर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जो मेरा जो एनर्जी स्टोर्ड था जो हमने यहाँ पर देखा इसके अंदर, जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन थी ये वाला, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनको जो डिक्रीज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड तो हम माइनस कर देंगे, इक्वेशन नंबर 4 -3 कर देंगे, तो ये नई इक्वेशन 5 बन जाएगी। फिर इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे इसकी और इसकी, पुट इक्वेशन 3 एंड 4 जो भी था मेरा इन 5। तो वैल्यूज़ अगर हम जब इसकी पुट करेंगे, तो ये ठीक से नहीं लिखा, मैं इसको यहाँ ठीक से लिख देता हूँ, वही ऊपर से ही है ये ई क्रॉस एच, ठीक है ना, हाँ, इक्वल्स टू -12 डेल एच स्क्वायर बाय डेल टी माइनस ई डॉट जे प्लस हाफ डी स्क्वायर बाय डी टी। तो अब जब मैंने ये सब्स्टिट्यूट करी, आपको ये तो समझ में आ रहा होगा, पर ये चीज़ नहीं आ रही होगी समझ, और ये चीज़ भी समझ में नहीं आ रही होगी। तो जब मैंने सब्स्टिट्यूट करा आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी और ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी। इन दोनों चीज़ को समझने के लिए मैंने यहाँ ये लिखा है कि मैंने यहाँ पर एक मैनिपुलेशन करा है, कि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी जगह ये आना चाहिए था, आप यही सब सोच रहे होंगे कि इसकी जगह ये आना चाहिए था, तो मैंने ये कैसे लिख दिया। मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अगर मैं ये करता हूँ तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये 2h आएगा, 2 से कटा, h बाहर, और फिर h को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t है, तो चेन रूल लगाएंगे, तो हमारा ये म्यू नॉट h और फिर डेल h बाय डेल टी। क्योंकि अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये क्या हो जाता है, 2h dh बाय dt हो जाता है, और ये हाफ है और ये म्यू है, तो 2 कट जाएगा, तो म्यू नॉट h dh बाय dt आ जाएगा ये। तो वही मेरा चीज़ यहाँ पर भी आ गया है, इधर भी मैंने वही चीज़ करा है, इधर भी मैंने वही चीज़ करा है, यहाँ मैंने मैनिपुलेशन करा है। तो आप इस चीज़ को देख के समझ सकते हैं कि मैंने ये क्यों करा है। तो अब इसके बाद जो भी मेरा यही आया, यही है मेरा थ्योरम। तो इसको मैंने क्या करा, इंटीग्रल फॉर्म लाने के लिए वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया ऑन बोथ द साइड्स। तो वॉल्यूम इंटीग्रल मैंने ले लिया ऑन बोथ द साइड्स, तो ये ऐसे यूँ करके मैंने सीधा वॉल्यूम इंटीग्रल लिखा है। तो यही बेसिकली मेरा एक्सप्रेशन हो जाता है पॉइंटिंग थ्योरम का इन इंटीग्रल फॉर्म में। इंटीग्रल फॉर्म के अंदर मेरा ये एक्सप्रेशन हो जाता है पॉइंटिंग थ्योरम का। तो अब हम इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी देखेंगे। डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर बेसिकली हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे, स्टोक्स लॉ। यहाँ वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की और टू को हम सरफेस के अंदर हम गॉस डाइवर्जेंस से ही कर सकते हैं, तो LHS में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था कि जो हमारा जो इसका वो डाइवर्जेंस होगा वो हट जाएगा और सीधा E क्रॉस H आ जाएगा। जैसे कि हमने ये पहले देखा, ये क्या है, यहाँ डाइवर्जेंस है, ये हट जाएगा और ये यहाँ E क्रॉस H ds आ जाएगा, और सरफेस इंटीग्रल और -12 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हाफ म्यू नॉट H स्क्वायर माइनस EJ, ये आ जाएगा जब भी हम यहाँ पर हमें सिर्फ LHS में करा है अप्लाई, और इसको हमने सॉल्व करा है ऐसे। तो जो इसका जो वैल्यू होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, क्योंकि ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं
और पूरे वॉल्यूम के अंदर तो ये बाहर आके सिंपल एज इट इज़ ही रहेंगे। अगर हम उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं RHS की तो वो ऐसे आ जाएंगे ये। तो अब हमने इसके अंदर क्या देखा, जो ये E डॉट जे है, तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वैक्टर, ये मैंने पहले भी बता रखा है। तो जो E डॉट जे है और J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होता है, अगर हम यहाँ लिखेंगे तो ये सिग्मा ई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो ये सिग्मा ई स्क्वायर है is the energy by which work is done on charge carriers and appears in the form of heat। तो जो रो ई स्क्वायर है मेरा, वो वर्क डन है चार्ज कैरियर्स पे, और जो हीट लिबरेट हो रही है, जो मेरी एनर्जी जो डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और पावर फ्लो कर रही है, तो जो उसमें जो मेरी हीट भी अपीयर हो रही है, तो वो रो ई स्क्वायर है, रिप्रेजेंट करता है कि मेरा हीट लिबरेट हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल चार्ज कैरियर्स ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल कॉन्स्टिट्यूट अ करंट। तो जहाँ पर मेरा चार्ज फ्लो होगा वही मेरा करंट फ्लो होगा और वही इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टिट्यूट होगी। द मोशन ऑफ कैरियर्स, जो मेरा चार्ज कैरियर्स है, रिजल्ट इनटू म्यूचुअल कुछ। अब जैसे कि जब मेरा चार्ज फ्लो हो रहा होगा तो क्या होगा कि वो कोलाइड करेंगे, कोलिशन करेंगे, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से हमारा हीट एनर्जी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो हमारा हीट लिबरेट होगी। तो जो हीट लिबरेट होगी वो रो ई स्क्वायर लिबरेट होगी। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट जे डी वी is called as dissipation loss energy because kinetic energy is imparted to electrons and hence it is dissipated in the form of heat in the conversion process। तो ये कन्वर्जन प्रोसेस के अंदर हीट की फॉर्म में लिबरेट हो गई। कोलिजन की वजह से काइनेटिक एनर्जी और वो टेम्परेचर राइज करके हीट की फॉर्म में लिबरेट हो गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसिपेशन लॉस एनर्जी। फिर अब मैं एक समराइज कर देता हूँ। बेसिकली जो हमारा पॉइंटिंग वेक्टर था P सरफेस इंटीग्रल E क्रॉस H, तो इसके अंदर वैसे अगर छोटी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप ये याद रखिए, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए होता है। बाकी डेरिवेशन, स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन आपको याद करना होगा क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूला निकल के आता है पॉइंटिंग वेक्टर का, और एक और निकल कर आता है क्योंकि जो हमारा पॉइंटिंग वेक्टर है वो हमारा पावर को डिनोट करता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर अपॉन में पर यूनिट एरिया, क्योंकि जितना भी पावर फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया, हमने यहाँ सरफेस लिया था तो इसलिए पावर अपॉन में एरिया भी हम पॉइंटिंग वेक्टर। बस यही दो फॉर्मूला होते हैं हमारा पॉइंटिंग थ्योरम से जो पता लगते हैं, इसी बेसिस पर हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला था, एक्चुअली वो दिख नहीं रहा होगा आपको। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं E क्रॉस H और पॉइंटिंग वेक्टर इज इक्वल टू पावर अपॉन में एरिया। यही दो फॉर्मूलाज है जो न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ होते हैं। अब इस टॉपिक के अंदर हम फर्दर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर हमारा आ जाता है कि कैलकुलेट एवरेज पावर फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब एवरेज पावर मतलब पॉइंटिंग वेक्टर, वो हमारा क्या होता है, E क्रॉस H के लिए होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड E नॉट कॉस ओमेगा टी, H नॉट कॉस ओमेगा टी। तो जब भी हम किसी का एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t E क्रॉस H। और जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो इसका एवरेज वैल्यू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, हाफ। तो ये हाफ एप्सिलॉन E नॉट H नॉट आ गया। तो जो एवरेज पावर का मेरा क्या वैल्यू आ गया, हाफ E नॉट H नॉट। तो अगर मैं इसको देखूं तो जो मेरा ये क्या था, ERMS H RMS वैल्यू, तो एवरेज मेरा इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या देखा, एक इसके अंदर यहाँ से एक इंट्रिंसिक इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है। जो E/H का वैल्यू होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक इम्पिडेंस। एटा से डिनोट करते हैं वोल्ट पर मीटर और एम्पियर पर मीटर, मीटर मीटर कैंसिल करके वोल्ट एम्पियर मतलब ओम। तो इसका ये सिंबल होता है ओम से, इंट्रिंसिक इम्पिडेंस ओम। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक बेसिक न्यूमेरिकल आ जाता है जिसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इन अ मटेरियल हैविंग कंडक्टिविटी की हमें वैल्यू गिवन है, ER की वैल्यू गिवन और E की। तो मैंने बताया था कि ये जो फॉर्मूला है करंट डेंसिटी का सिग्मा E, तो मैं सिग्मा की भी वैल्यू गिवन है और E की भी वैल्यू गिवन है। तो हम ये
अप्लाई करके सिंपली करंट डेंसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर अब इसके बाद है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी डेल डी बाई डेल टी होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें बोला है कंडक्शन करंट डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, तो हमें डेंसिटी निकालना है, वेक्टर नहीं निकालना है, ये याद रखना। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो ये होता है, पर हमें करंट डेंसिटी निकालना है वो ये होता है। तो यहाँ पर हम एप्साइलन ई करेंगे, और ये हमेशा याद रखना, ये एप्साइलन जो ई होता है हम इसको एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर ई भी लिख सकते हैं, एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर ई, क्योंकि ये जो एप्साइलन होता है वो इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर। एप्साइलन नॉट की वैल्यू आपको पता है और एप्साइलन आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी भी निकल आएगा एप्सिलॉन नॉट ई कर। तो यहाँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ये रिलेटिव परमिटिविटी दे रखा है, तो मैं इसलिए इसको एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लेके चलूँगा। ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर में रिलेटिव परमिटिविटी दे रखा होता है, तो मैं क्या करना होता है, ये नहीं कि हम ई आर इंटू ये करें, तो हमने एप्सिलॉन नॉट भी करना होता है, क्योंकि एप्सिलॉन इंटू ई है, ये याद रखना। तो ये सिंपल फॉर्मूला पुट करके क्वेश्चन निकालना था। अब एक क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ is 1.5 into 10 raised to power 11 meters and power radiated by sun is 3.8 into 10 raised to power 26 watt, show that average solar energy incident on earth is 2 calorie per centimeter square per minute। तो यहाँ पर जो हमारा एवरेज सोलर एनर्जी है वो हमें 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, हमें इसका ये निकालना है एवरेज सोलर एनर्जी। तो जो हमारा एवरेज सोलर एनर्जी, अब हम इसके अंदर क्या करें, तो मैंने पॉइंटिंग थ्योरम के अंदर बताया था कि वो क्या होता है, इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, एवरेज सोलर एनर्जी। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन को हम पॉइंटिंग वेक्टर से कर सकते हैं। अब पॉइंटिंग वेक्टर के अंदर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ई क्रॉस एच का, तो अब इसके अंदर ना ई गिवन है ना एच गिवन है, इसके अंदर बस हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है सन और अर्थ के बीच में, और पावर गिवन है। पर मैंने आपको एक ये भी फॉर्मूला बताया था कि जो मेरा पॉइंटिंग वेक्टर होता है वो क्या हो जाता है, पावर अपॉन में एरिया। तो हम इसका यूज़ करेंगे, हमें एक्चुअली पॉइंटिंग वेक्टर निकालना है, जो भी हमारा एवरेज सोलर एनर्जी इंसिडेंट है हमें इसका वैल्यू ये करना है। तो पॉइंटिंग वेक्टर पावर अपॉन में एरिया, आपको पावर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और जो हमारा एरिया है, क्योंकि जो हमारा पॉइंटिंग वेक्टर वही होता है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी अपॉन में टाइम पावर होता है, इसलिए मैंने पावर अपॉन में एरिया लिख दिया। पावर हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये 3.8 इंटू 10⁻26, ये हमने यहाँ ऐसे लिख दिया। और जो इसके अंदर हमारा एरिया है, तो हम एरिया अगर हम इसके अंदर देखेंगे, जो ये आर है, तो एरिया हमारा 4πr² होगा, क्योंकि एक जो है ना पावर रेडिएटेड बाय सन, ठीक है ना, तो स्फीयर होता है, 4πr² होता है एरिया, और जो मेरा आर जो है मुझे वो डिस्टेंस दे रखा है इसका एवरेज डिस्टेंस, तो आर की वैल्यू ये है, तो मैं 4πr² पुट कर दूंगा पावर अपॉन में एरिया करके, इसका आंसर यही आ जाएगा 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो हमें यही इस क्वेश्चन के अंदर शो करना था। तो ये आखिरी न्यूमेरिकल था। तो आज की वीडियो को हम यही एंड करते हैं।